हो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। जय हिंद। आज कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में। जी हाँ, मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, किसने कहा और किन लोगों का विचार क्या क्या रहा, और वो कौन परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के बीच में मराठाओं की उत्पत्ति और विकास हुआ। तो नो डाउट सबसे पहले आपसे यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, बेल बटन को दबाना ना भूलिए। तो बस बात करते हैं मराठा। देखिए, मराठा साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत में जन्म लिया। अब दक्षिण भारत में जन्म लिया तो वह समय कितना है भाई, 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हो रहा है, और शिवाजी जो है उन्हीं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का विकास होता है। मराठा साम्राज्य फलता है, फूलता है, और हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह से दर्ज कर लिया जाता है कि वो हमारे लिए आन बान और शान का प्रतीक बन जाता है। तो इन्हीं विषयों के साथ आज की क्लास की शुरुआत होती है। आप सभी मित्रों से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे, और जब तक आप लास्ट तक जब इसे देखेंगे तो दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आपके पास नॉलेज होगा मराठा साम्राज्य के बारे में, उस नॉलेज को चुनौती देने के लिए बहुत बड़ा मेहनत की आवश्यकता होगी अगले लोगों की। इसलिए टॉपर का पोस्ट हमेशा खाली होता है। चुनौती हम स्वीकार करते हैं आप सभी का, इसलिए क्योंकि हम आपको देने जा रहे हैं एक बहुत ही अमूल्य धरोहर जिसका नाम है मराठा साम्राज्य। चलिए देखिए, मराठा साम्राज्य के जन्म के पीछे कुछ कारण है। पहला कारण भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में क्या था? भौगोलिक कारण में यही था कि यह दक्षिण भारत में था, और दक्षिण भारत जो है वो दक्कन का एरिया है, और वो दक्कन का एरिया जो है वो कहीं ना कहीं वो पर्वतीय एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बड़ खावड़ एरिया है, वो अनुपजाऊ भूमि वाला है, वो सह्याद्री पर्वतमाला से घिरा हुआ क्षेत्र है, वो सतपुड़ा से घिरा हुआ क्षेत्र है, वो विंध्य पर्वत से घिरा हुआ क्षेत्र है, और उन क्षेत्रों में भूमि अनुपजाऊ है, और वहाँ के लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए एक बहुत ही बड़ा संघर्ष की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, और ये तमाम चीज़ आप मराठाओं में देखिएगा दृष्टिगोचर, और उनके व्यक्तित्व में ये बातें परिलक्षित होती है। तो पहला कारण भौगोलिक कारण। दूसरा कारण औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। औरंगजेब ने जब अपना सिंहासनारूढ़ संभाला, राज सिंहासन पर जब बैठा, तो हिंदुओं को कत्ल करना शुरू किया, हिंदुओं को शोषण करना शुरू किया, हिंदुओं को जोर जुल्म अत्याचार की नीति का उन्होंने सहारा लिया, और जिसका प्रतिफल था मराठा जैसे सशक्त साम्राज्य का उत्पत्ति। और जिस मराठा ने मुगलों को नाके चने दबा दिया, घनघोर टक्कर दिया, जब मौका मिला उन्हें शिकस्त दी, परास्त किया, कभी दुर्ग को जीता, कभी बर्बाद किया किलों को, तमाम चीज़ किया। तो दूसरा कारण था कि मराठा का जो उद्भव हो रहा है उसके पीछे जो कारण रहा है वो कारण है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। तो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के बाद आप देखेंगे तीसरा जो है वो भक्ति आंदोलन। क्योंकि आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं ज्ञानदेव के नेतृत्व में, नामदेव के नेतृत्व में, एकनाथ के नेतृत्व में
तुकाराम के नेतृत्व में ये जो महाराष्ट्र के 4 संत जो आपको बताए गए, इन संतों ने महाराष्ट्र में एकता और अखंडता की जो नींव रखी, धार्मिक सहिष्णुता की जो नींव रखी, इस एकता ने मराठाओं को एक शक्ति दिया और इस एकता के सहारे उसने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की उद्देश्य जाहिर की और इससे मराठा का उत्पत्ति और विकास हुआ। और एक और पॉइंट जो वो है हिंदू जागरण। लोगों में आ गया कि नहीं, हिंदू मुसलमानों से पीछे क्यों रहेगा, हम किसी भी लाइन में पीछे उनसे नहीं हैं, हम कांटे की टक्कर देंगे, हम आगे बढ़ करके उनसे मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे और लड़ते हुए या तो मारे जाएंगे या पूरे क्षितिज पर हम छा जाएंगे। तो इन कारणों से मराठाओं की उत्पत्ति और विकास हुआ। तो मित्रों, आपको 4 कारण बताए गए कि मराठा का जन्म कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ। तो एक कारण था भौगोलिक कारण, दूसरा था औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, और तीसरा कारण जो आपको बताया गया वो भक्ति आंदोलन जो ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम और एक नाथ के द्वारा चलाया गया, और चौथा जो आपको बताया गया वो हिंदू जागरण। हिंदू में अपना स्वाभिमान जागा, और जब स्वाभिमान जागा तो फिर अपने साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी, और शिवाजी के रूप में अंततः हम लोगों ने दक्षिण भारत में एक विशिष्ट हिंदू साम्राज्य की नींव रखी, जो मुगलों के लिए तो नासूर बना ही, यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी हमने हमेशा उन्हें ठोकर देने का काम किया, उन्हें हमेशा चैन की नींद नहीं लेने दिया। इसी बीच में आप देखेंगे कि मराठाओं के बीच में कुछ पुस्तकें लिखी गई है। उन पुस्तकों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो पहला एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठा। हिस्ट्री ऑफ मराठा, हिस्ट्री ऑफ मराठा के लेखक जेम्स ग्रांट डफ, हिस्ट्री ऑफ मराठा के लेखक जेम्स ग्रांट डफ थे। यह पुस्तक 1826 ईस्वी में लिखी गई, और इस पुस्तक के माध्यम से जेम्स ग्रांट डफ ने यह बताने की कोशिश की कि जो मराठाओं का उद्भव और विकास जो हुआ था वो आकस्मिक अग्निकांड के रूप में हुआ था। आकस्मिक अग्निकांड के रूप में मराठाओं का उत्पत्ति और विकास हुआ था। तो जेम्स ग्रांट डफ की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ मराठा, जो 1826 ईस्वी में लिखी गई, और वो मराठाओं के बारे में बताते हैं कि वो अचानक जैसे आग लग जाता है और अचानक लोगों को पता चलता है कि फलाने पुंज में, फलाने गांव में आग लग गया, धुआं जब उठता है तब लोगों को पता चलता है, जब बहुत विनाश हो जाता है तब लोगों को पता चलता है, तब तक स्थिति बहुत ही बदल जाती है। वही स्थिति रही थी मराठाओं का। मराठा अचानक से अग्निकांड के रूप में, आकस्मिक अग्निकांड के रूप में भारतीय धरती धरा वसुंधरा पर छा गए और अपने प्रभाव को इस तरह से जमाया कि भारतीय आज उनकी विरासत पर, उनके इतिहास पर आज गर्व करता है। तो मित्रों, जेम्स ग्रांट डफ ने 1826 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ मराठा पुस्तक लिख करके यह साबित किया और यह बताने की कोशिश की कि मराठाओं का जो विकास हुआ है वो आकस्मिक अग्निकांड के रूप में हुआ है। मित्रों, आगे अगर हम बात करें तो दूसरी पुस्तक जो लिखी जा रही है वो पुस्तक का नाम है राइज ऑफ मराठा पावर। राइज ऑफ मराठा पावर, राइज ऑफ मराठा पावर। जी हां, राइज ऑफ मराठा पावर के लेखक महादेव गोविंद रनाडे थे। महादेव गोविंद रनाडे ने वर्ष 1900 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी। तो वर्ष 1900 ईस्वी में जो पुस्तक लिखी गई महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा, उस पुस्तक का नाम था राइज ऑफ मराठा पावर। जी, राइज ऑफ मराठा पावर में वो मराठाओं की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि मराठाओं की जो उत्पत्ति हुई थी वो मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हुई थी। तो मित्रों, ख्याल रखेंगे कि महादेव गोविंद रनाडे कथन पूछ देगा कि किसने कहा था कि मराठाओं की उत्पत्ति मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हुई थी। तो यह कथन महादेव गोविंद रनाडे का है, और महादेव गोविंद रनाडे ने वर्ष 1900 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था राइज ऑफ मराठा पावर। और इसी राइज ऑफ मराठा पावर में वो कहते हैं कि मराठाओं की जो उत्पत्ति हुई थी वह उत्पत्ति मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हुई थी। मित्रों, अगली किताब जो मैं नाम लेने जा रहा हूं वो बहुत ही बड़े बेजोड़ हिस्टोरियन सर जदुनाथ सरकार के द्वारा लिखा गया है। और सर जदुनाथ सरकार ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है शिवाजी एंड हिज टाइम। शिवाजी
एंड हिज टाइम, शिवाजी एंड हिज टाइम के लेखक सर जदुनाथ सरकार हैं। और यह पुस्तक वर्ष 1919 ईस्वी में लिखी गई है, वर्ष 1919 ईस्वी में लिखी गई है। और इस पुस्तक में सर जदुनाथ सरकार इस बात की वकालत करते हुए नजर आते हैं कि मराठाओं की जो उत्पत्ति हुई थी वो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के कारण हुई थी। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने, औरंगजेब की हिंदुओं के प्रति अत्याचार ने मराठाओं को जन्म दिया, इस बात का समर्थन करते हैं सर जदुनाथ सरकार। लेकिन वहीं पर कहा जाता है सतीश चंद्रा जो एक बड़े हिस्टोरियन हुए, सतीश चंद्रा ने इस बात को काउंटर किया है और कहा है कि नहीं, मुगलों से धार्मिक कोई कट्टरपंथी नहीं था, धार्मिक टकराव नहीं था, क्योंकि जिस समय शिवाजी का जन्म हो रहा है 1627 ईस्वी में हो रहा है, और उस समय 1627 ईस्वी में जहांगीर का निधन हो रहा है, और मुगल सिंहासन पर जो सिंहासनारूढ़ हो रहे हैं वो खुर्रम जो शाहजहां के नाम से जाने जाएंगे, और उनका जो शासनकाल है वो धार्मिक सहिष्णुता का शासनकाल है, उसमें धार्मिक कट्टरपंथी उस समय नहीं था। और इस समय इस रूप में अगर आप देखें सतीश चंद्रा को, तो सतीश चंद्रा वो मुगलों के बीच में धार्मिक कट्टरपंथी को लेकर करके ये मराठाओं की उत्पत्ति की बात को नकार देते हैं। दूसरी बात, मुगलों से टकराहट की बात को भी वो नकारते हैं कि कभी भी जो शुरुआती लोहा लेने का काम जो मराठाओं ने किया है वो दक्षिण भारत के प्रांतीय शासकों से उन्होंने टक्कर लिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मराठा जो जिसके दरबार में रह रहे थे, जिसके कि यहाँ नौकरी करते थे, वो अहमदनगर के शासक थे, वो बीजापुर के शासक थे। तो आप देखते हैं कि 1658 में औरंगजेब का शासनकाल आता है, और 1658 के पहले कई एक दुर्ग को जीत चुका है शिवाजी, और अपने परिचय का परचम लहरा दिया है। उस समय तक शिवाजी परिचय के मोहताज नहीं थे। तो कैसे आप कह सकते हैं सर जदुनाथ सरकार महोदय कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का प्रतिफल था शिवाजी का उत्पत्ति और मराठाओं का विकास और उद्भव? तो ये सतीश चंद्रा काउंटर कर रहे हैं। सतीश चंद्रा कहना चाह रहे हैं कि नहीं, यह हिंदू मुसलमान के झगड़े का प्रतिफल नहीं है, हिंदू विरोधी नीतियों का प्रतिफल नहीं है मराठा साम्राज्य जो है वो उस समय दक्षिण भारत में एक कमजोर शक्ति आ गई है। मुगल साम्राज्य अकबर के मृत्यु के बाद ही दक्षिण भारत में कमजोर पड़ गया था, और मौके का फायदा उठा करके मराठा साम्राज्य जो है वो अपना विकास कर लेता है। यहां तक कि आप सतीश चंद्रा इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि जिस बात को राग आलाप रहे हैं कुछ हिस्टोरियन की, वो औरंगजेब या मुसलमानों के हिंदू विरोधी नीतियों का प्रतिफल था मराठा, तो यहाँ तक वो कहना चाहते हैं कि ऐसा बात नहीं है, वो हिंदुओं के समर्थक नहीं थे, क्योंकि जब 1664 ईस्वी में लूटा गया सूरत को, तो उस समय क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या अंग्रेज सबको धुआं उड़ा करके लूटने का काम किया था वीर शिवाजी ने। तो शिवाजी किसी एक मत को फॉलो नहीं कर रहे थे, इस बात का व्याख्या सतीश चंद्रा कर रहे हैं। और आगे अगर देखें आप तो महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण लोग थे वो शिवाजी को इस रूप में नहीं देखते थे कि वो राज सिंहासन पर बैठने योग्य भी है, क्योंकि महाराष्ट्र के ब्राह्मण उनसे क्षुब्ध थे, खफा थे, और इसलिए उनका जब 1674 में पहला बार राज्याभिषेक जब हो रहा था जून 1674 में, तो उस समय वाराणसी से पंडित गंगानाथ भट्ट को बुलाया गया था और उन्होंने उनको क्षत्रिय घोषित किया, और तब जाकर करके उन्होंने अपने आप को सिंहासनारूढ़ करवाया, सिंहासन पर वो आरूढ़ हुए। तो देखिए ब्राह्मणों का भी इनके प्रति क्या ख्याल था। इन तमाम विचारों को अगर समझने के बाद हम जब अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो हम आपको फैक्ट बताएंगे उसमें कि इनका कब जन्म हुआ, अफजल खां से इनका क्या रिश्ता था, शाइस्ता खां से क्या रिश्ता था, जयसिंह के साथ कैसे युद्ध हुआ, औरंगजेब से इनकी क्या नीति थी, औरंगजेब से कैसे इन्होंने क्षमा मांगा, औरंगजेब से कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई, तमाम बातों पर एक परिचर्चा लेकर करके आएंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर एक समराइज करें तो 4 कारण पहले मान लीजिए कि मराठाओं की उत्पत्ति के पीछे 4 कारण है। भौगोलिक कारण नंबर 1, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति 2, और तीसरा जो हो गया वो भक्ति आंदोलन, और चौथा जो हो गया हिंदू जागरण।
और उसके बाद कुछ हिस्टोरियन का नाम आ गया। तो एक हिस्टोरियन जिसका नाम है जेम्स ग्रांट डफ, जो 1826 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखते हैं, जिसमें कहते हैं कि आकस्मिक अग्निकांड के रूप में उनका जन्म हो गया, मराठाओं का उत्पत्ति हो गया। और दूसरा आप नाम सुने क्या भाई, महादेव गोविंद रनाडे। और महादेव गोविंद रनाडे ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था राइज ऑफ मराठा पावर, और उसमें कहते हैं कि मराठाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हुई है। और तीसरी जो आप सर जदुनाथ सरकार की पुस्तक जो देख रहे थे 1919 ईस्वी में लिखी जा रही थी, उस पुस्तक का नाम था शिवाजी एंड हिज टाइम्स, और उसमें बोलते हैं कि मराठाओं का जो उत्पत्ति हुआ है उसके पीछे औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति है। आंद्रे बिंक जो 1986 में किताब लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र था, एक फितना के रूप में हुआ है। वहीं सतीश चंद्रा इस बात को काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, वो शाहजहां के टाइम में ये फल फूल और बढ़ रहे हैं शिवाजी, इसलिए कोई धार्मिक कट्टरपंथी नहीं था उस समय। और दूसरी बात कह रहा है कि दक्षिण भारत जो था वो मुगलों के हाथ से उस समय कमजोर हो गया था अकबर की मृत्यु के बाद। यह मौका था, और उस समय अहमदनगर और बीजापुर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे थे। ये भी कारण था जो उनको आगे बढ़ा रहा था और मराठाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। और इसके बाद वो कहते हैं सतीश चंद्रा कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोग जो थे वो उनको क्षत्रिय मानने से इनकार कर रहे थे, इसलिए उनको वाराणसी से बुलाया गया पंडित गंगानाथ भट्ट को, और उन्होंने इन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए सिंहासनारूढ़ करवाने का काम करवाया था। तो इन तमाम बातों को एक आपको मोटा मोटी पॉइंट मिल गया, और इसके बाद आपके पास एक समझ है कि शिवाजी के बारे में किन किन लोगों ने लिखा और क्या क्या लिखा। अब अगले दिन एक फैक्ट के साथ आएंगे, तो इसे आप फिर से एक बार दो बार देख करके कॉपी पर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर से कहेंगे कि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो इतना में ही आपका काम नहीं बन गया। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए तो लोगों से भी करवाइए, है ना, और करवा करके उन्हें फ़ायदा लेने के लिए कहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।